तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योग्राफी विद कुलदीप। आप पढ़ रहे हैं फोर्स मतलब बल। बल में आज क्या देखेंगे? विभ्रंश, फॉल्ट। देखिए होता क्या है, जैसा कि हम समझते हैं कि दो भूमि मतलब दो स्थल खंड आपस में अलग हो रहे हैं, तो होता क्या है वहाँ पर बीच में खाली स्थान बचता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दो भूमि हैं जुड़ी थी और हमारी पृथ्वी गोल है और गोल में अंदर कोर है, फिर मैटल है, फिर क्रस्ट है। क्रस्ट हमारे मैग्मा पर तैर रहा है। ठीक है, अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी का ना मालूम हो तो हमारे वीडियो पर चले जाइए अन्य, तो उस पर आपको मालूम चल जाएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेटल है। मेटल एक मैग्मा है, मतलब इन्हीं चट्टानों का गला हुआ रूप। कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पर वह मैग्मा एकदम से गल गया है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और उसी तरल लिक्विड पर यह हमारा क्रस्ट तैर रहा है। मतलब जहाँ पर हम हैं वह तैर रहा है, उस पर बहुत मंद ही गति से लेकिन तैर रहा है। और जब कोई चीज़ तैर रहा, चूँकि क्रस्ट के एक भाग नहीं है, वह 7 भाग में अलग अलग टूट चुके हैं। अब 7 ही भाग नहीं, छोटे छोटे तो बहुत सारे भाग हैं जो आपस में टूट चुके हैं। अब वह क्या है, मैग्मा पर तैर रहे हैं। जब मैग्मा पर तैर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिड़ेंगे या एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, जब अलग होंगे तो उसी से जितना भी फोल्ड बना था वह भी था, भ्रंश यह भी था। कहने का मतलब टेक्टोनिक थ्योरी अगर आप ना देखे हो तो जाकर के देख लीजिए। उसमें यह बताया गया है कि जितने भी ऊपरी वाले भाग हैं हमारे पृथ्वी के, मतलब जो क्रस्ट वाला भाग है वह मैग्मा पर तैर रहा है और वही के कारण जितनी भी स्थलाकृतियाँ बन रही हैं हमारी पृथ्वी पर उन्हीं का परिणाम है। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी और जितने भी स्थल खंडीय स्ट्रक्चर हैं जो बाद में जन्म लेते हैं, ये सब कहीं ना कहीं टेक्टोनिक थ्योरी का ही परिणाम है। ठीक है, आइए हम आज देखते हैं यह भ्रंश आखिरकार होता क्या है। ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। चलिए, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी पृथ्वी गोल है। यहाँ पर देखिए यह है हमारा क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट, और यह है मैंटल, और क्या है, कोर। क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट पे क्या है, हम हैं, जनजीवन है, वनस्पतियां हैं, जल है। और मेटल में क्या है, एकदम तरल गर्म का लावा। ठीक है, गर्म लावा है जो कि लिक्विड क्या पेस्ट टाइप का है। अब इसी पर हमारा जो ये क्रस्ट है, 7 भाग में ये क्रस्ट टूटे हुए हैं, बड़े बड़े और छोटे भाग में बहुत सारे। तो यह क्या है, इसी पर तैर रहा है। हमारा जो क्रस्ट है इसी पर तैर रहा है। और देखिए जब ये तैर रहे हैं अलग अलग पार्ट में तो एक दूसरे से अलग जाएंगे और पास भी आएंगे। जब अलग जाएंगे तो होगा क्या कि वहाँ पर मैग्मा टूट के नीचे, देखिए ये पूरा जॉइंट अगर है, अगर ये पार्ट इधर गया और ये पार्ट इधर गया तो यहाँ से ब्रेक होगा और ये जो अंदर तरल वाला है बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, और अगर ये प्लेट, ये दोनों प्लेट इधर इधर ना जा करके इधर इधर गई, ठीक है, तो ये आपस में टकराई। जब ये आपस में टकराई, कहने का मतलब एक प्लेट ये है अगर और एक प्लेट ये है अगर, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये इधर ये इधर, अगर ये दोनों प्रेशर से आ रही हैं, जब टकराएंगे तो क्या होगा, हलचल। और हम कहाँ हैं, यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर खड़े होने के बाद जब ये टकराएगा तो यहाँ पर हिलने लगेगा क्रस्ट। जब हिलने लगेगा तो उसी को क्या कहते हैं, भूकंप। ठीक है, और अगर इसी के विपरीत अगर ये है, ये है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, कहने का मतलब ये कभी अगर मान लीजिए जुड़ा था, ठीक है, ये यहाँ से मान लीजिए जुड़ा था और जब इधर उधर गया तो ये हुआ क्या कि यहाँ से यह ब्रेक हो गया, टूट गया। ठीक है, टूटने के बाद तैर कहाँ रहा है, मैग्मा पर तैर रहा है, मेटल के हिस्से पर। जब मेटल के हिस्से पर तैर रहा है तो यहाँ से मेटल क्या होगा, बाहर निकलेगा ना, बाहर निकला। ये यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से टूट गया तो ये बाहर निकला, तो इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, आपको समझ में आ गई होंगी, एकदम बेसिक सी जानकारी है। अब होता क्या है ज्वालामुखी, होता क्या है भूकंप, यह उसके चैप्टर में हम विधिवत रूप से जानेंगे। अभी के लिए बस इतना जानिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है,
इसी को कहते हैं। अब देखिए, चूंकि यह क्रस्ट बहुत सारे प्लेटों में विभक्त है, जब विभक्त है तो कहीं ना कहीं आपस में लड़ेगा या अलग होगा, ठीक है। तो होगा क्या, इन्हीं से बलन पैदा होगा, भ्रंशन पैदा होगा, ज्वालामुखी पैदा होगी, और क्या होगा, भूकंप होगा, ठीक है। और बहुत सारी स्थलाकृतियाँ ऐसी होंगी जो बनेंगी, बहुत सारे चट्टान ऐसे होंगे जो परिवर्तित होंगे, ठीक है। बस सबका परिणाम क्या है, यही प्लेटें जो मैग्मा पर तैर रही हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जब तनाव मूलक संचलन की वजह से भूपटल पर एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है तो उसके द्वारा बनी स्थलाकृतियों को हम भ्रंश कहते हैं। तनाव मूलक बल की वजह से जो हमारे पृथ्वी की चट्टानों में स्थानांतरण होता है और उस स्थानांतरण की वजह से जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसको हम भ्रंश कहते हैं, ठीक है। देखिए, भ्रंश को पूरी तरीके से समझने के लिए ये 11 पॉइंट हम लिखे हुए हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे भाग हैं, मतलब भ्रंश के छोटे छोटे भाग हैं, ठीक है, जिनको जानने के लिए हम ये लिख दिए हैं, एक एक पर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसको अगर पूरे रूप से आप समझ लेते हैं तो आप जितने भी भ्रंश के प्रकार हैं उनको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर स्टूडेंट यह भ्रंश के प्रकार को पढ़ लेते हैं, बस इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार से पिछले अध्याय में हमने बलन को पढ़ाया था और बलन के एक एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को, मतलब छोटे छोटे पॉइंट को हमने पढ़ाया था, उसके बाद जब एक ही वीडियो में अच्छे से हम उसके सारे प्रकार को पढ़ा दिए, उसी प्रकार से भ्रंश, इसके इतने सारे पॉइंट हैं, और अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी हम बता देंगे। तो लेकिन पहले इस जितने भी पॉइंट हैं इसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि प्रश्न यहीं से उठाएगा, वहाँ से नहीं उठता है प्रश्न कभी, और उठता भी है तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है वहाँ, वो सब कर ले जाते हैं। अगर आप इसको मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप भ्रंश के जितने भी प्रकार हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसे, भ्रंश तल, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा भ्रंश को देखते हैं, भ्रंश का स्ट्रक्चर देखते हैं, भ्रंश को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखते हैं कि यह भ्रंश आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर एक भूखंड है, ठीक है, और यह दूसरा भूखंड है, अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर एक भूखंड इस साइड में और एक भूखंड इस साइड में हटता है तो क्या होता है, मान लीजिए ये पहले पास पास थे, अब यहाँ से ब्रेक लगा, जब यह इधर को चला और यह इधर को चला, अब यह चलते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, आखिरकार ये इधर क्यों? एक ही प्लेट है, एक ही साइड में चल सकती है, ये आधा क्यों इधर आधा क्यों उधर, ये भी तो समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं। कहाँ से? मेटल के भाग से। वो क्या होती हैं, कुछ निकली इधर की तरफ, कुछ निकली इधर की तरफ। कहने का मतलब क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और ये कोर है, ये क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट कई भागों में टूटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई पार्ट अंदर चला जाता है, कोई पार्ट बाहर ही रह जाता है, जो अंदर चला गया तो वहाँ मैग्मा ज़्यादा हो गया तो बाहर निकलने की कोशिश करता है। चारों तरफ तरंगे, मतलब यही मैग्मा उठ करके निकलने की कोशिश करता है और जहाँ जगह पाता है वहाँ निकल जाता है। तो हर जगह तो रहता है, लेकिन होता क्या है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो होता क्या है, जितने भी चट्टान हैं वह भी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का जो साथ है उसको नहीं दे पाते हैं, कुछ न कुछ उनमें धीमापन तो रहेगा ही, क्योंकि वह मैग्मा पे तैर रहे हैं। और मैग्मा क्या है,
पृथ्वी के घुमाव का साथ नहीं दे पाता है। कहने का मतलब अगर एक गिलास पानी लेकर के गिलास को घुमाएंगे तो पानी की रफ्तार कुछ और रहेगी, आपके जो गिलास का मेटल रहेगा वह किसी और स्पीड से घूमेगा। पानी थोड़ी ही मेटल का साथ दे पाएगी, पानी मेटल का साथ नहीं दे पाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख रहे हैं कोई घर बन रहा हो तो जिस मशीन में हम ले जाकर के गिट्टी और बालू और सीमेंट डालते हैं वह मिलाता जो रहता है, जो मिलाता रहता है, तो वो जो मेटल वाला भाग रहता है वह घूमता रहता है, लेकिन जो अंदर जो मिलाने वाला पार्ट रहता है वह कोई किसी और तरीके से घूमता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर वह अंदर जो मिक्सचर रहता है, डाला गया रहता है, वह भी मेटल का साथ दे तो मिलेगा कहाँ, मिलेगा तो है ही नहीं। कहने का मतलब मेटल अगर घूम रहा है तो मेटल के साथ में वो घूमेगा तो आपस में मिलेगा कैसे, तो वह किसी और स्पीड से घूमता है मेटल, और उसके अंदर जो डाला जाता है मसाला वह किसी अन्य स्पीड से घूमता है। तो होता क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दे पाते हैं और एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इसी का फ़ायदा हम उठा लेते हैं और उसको मिक्स उसमें कर लेते हैं। समझ में आई बातें? तो यही है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर जब यह मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है, तो यह जो समझ लीजिए, इसको मेटल समझ लीजिए, पृथ्वी को एक मेटल ऊपरी वाला भाग समझ लीजिए। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैग्मा है, तरल भाग। पृथ्वी कुछ और स्पीड से घूम रही है, अंदर वाले पार्ट मेटल वाले जितने भी पार्ट हैं किसी और स्पीड से घूम रहे हैं, और कोर किसी और स्पीड से। मतलब फ्रिक्शन कहाँ कहाँ होगा, यह कोर के और मेटल के बीच में होगा, ठीक है, और मेटल के और क्रस्ट के बीच में होगा। मतलब कोर और मेटल के बीच में फ्रिक्शन मतलब रगड़ पैदा होगी, क्योंकि ये किसी और स्पीड से घूम रहा है, ये किसी और स्पीड से, ये किसी और स्पीड से। कहने का मतलब क्या है, ठोस है किसी और स्पीड से घूमेगा, तरल है किसी और स्पीड से घूमेगा, और ये है क्रस्ट किसी और स्पीड से घूमेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें पानी तो है ही है, लेकिन उसमें अगर आप समझ लीजिए एक लोहे का सिक्का रख दें या सब कांच की गोली डाल दें, ठीक है, कुछ डाल दें और गिलास को घुमाएंगे, तो गिलास का जो मेटल वाला भाग है वह जिस हिसाब से आप घुमाएंगे उसी हिसाब से वो मेटल वाला भाग घूमेगा, लेकिन उसके अंदर जो जल है वह किसी और हिसाब से घूमेगा। लेकिन जब कांच की गोली जब उसमें डाले हैं, वह ना मेटल के हिसाब से घूमेगा और ना ही पानी के हिसाब से घूमेगा, वह किसी अन्य हिसाब से घूमेगा। कहने का मतलब तीन रफ्तार हो गई ना, मेटल वाला रफ्तार अपना, पानी का रफ्तार अपना, और उस कांच की गोली का रफ्तार अपना, ठीक है। तो वो तीन रफ्तार, यही ये तीन रफ्तार, ठीक है, इसीलिए तीन रफ्तार इसमें है, पृथ्वी के अंदर तीन रफ्तार हैं, और इसी की वजह से हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है वह मेंटेन है, ठीक है। हमारे जो हमारा जो जनजीवन है वह मेंटेन है, ठीक है। जो हमारा हवाई जहाज़ उड़ता है वह मेंटेन है, पक्षियों को उड़ने की जो रफ्तार है वह मेंटेन है, पतंग उड़ाते हैं तो उसका जो उड़ान है वह मेंटेन है, तो हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है वह मेंटेन है। कहने का मतलब यह सब एक हिसाब से कार्य कर रहा है। अगर इसमें विसंगतियाँ आएँ तो समझ लीजिए हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। तो यही है कि यह सब जब घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्लेटें कहीं ना कहीं छेपित हो रही हैं, अंदर जा रही हैं। देखिए पूरा वीडियो मेरा अगर आप देखें तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ से देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। भ्रंश इतना आसान नहीं है। अगर हम भी चाहते ऐसे भ्रंश लिखते, भ्रंश के प्रकार लिखते, उसको पढ़ाते चले जाते, जितने प्रकार के हैं ख़त्म, सिंपल सा। लेकिन इसको कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि आपके यहाँ पर समा जाए हर एक चीज़। आगे देखते हैं। देखिए दो चट्टानें जब अलग होंगी तो होगा क्या, यहाँ पर दरार पड़ेगी। जब यहाँ पर दरार पड़ेगी तो उसी को क्या कहते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाना, और बीच में जो खाली स्थान उसी को भ्रंश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने लायक है, और उसी को यह 11 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है तल, ठीक है, भ्रंश तल, फॉल्ट प्लेन। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए दो भूखंड हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं,
ठीक है। अब देखिए ये बीच में एक दूसरे तरीके से हम आपको समझाते हैं इसको। अगर देखिए दो भूखंड हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो बीच में क्या होगा, दरार पड़ेगी, ठीक है, चटकन पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। जब यह चटकन पड़ेगी तब क्या होगा, धीरे 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 यह टूटता जाएगा। जब टूटता जाएगा, जब अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह जो चटकन है ये समझ लिए भ्रंश का तल बनने वाला है, ठीक है, इसी को कहते हैं तल। अब यह तल जो है यहीं से दोनों, मान लीजिए ए है यह बी है, यह दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। अलग हो गए तो यहां पर अगर हम बना देते हैं, ये अलग हो गया, ठीक है। ये जब अलग हो गया तो मान लीजिए ए बी, तो इसके बीच में जो है यही है भ्रंश तल, ठीक है। यह भ्रंश तल है और इसके इधर बी वाला हिस्सा, इसके इधर ए वाला हिस्सा। अब हम क्या देखेंगे, भ्रंश नति, ठीक है। भ्रंश तल तो हो गया, भ्रंश तल किसे कहते हैं, जहां से दोनों पार्ट अलग हुए उसी को कहते हैं भ्रंश तल। भ्रंश तल में आपके दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। भ्रंश तल इसी को कहते हैं कि जहां से दो पार्ट अलग हो रहे हैं उसी को कहते हैं भ्रंश तल। ये देखिए तल तो है, जब पूरी तरीके से अलग हो गया तो इसी को कहते हैं भ्रंश तल। यहाँ पर जो ये पार्ट था यहीं से तो जुड़ा था, अब यहाँ से क्या है ब्रेक हुआ, अब ये दोनों इसी पे सरकते हुए एक दूसरे से अलग होते चले गए और यह भ्रंश का रूप धारण कर लिया और तल के सहारे यह सरकता किनारे से चला गया, ठीक है। अब इसी को कहते हैं भ्रंश तल। आगे देखिए भ्रंश नति, भ्रंश डिप, ठीक है। भ्रंश डिप किसे कहते हैं, इसे आइए जानते हैं। देखिए अगला देखते हैं भ्रंश नति। देखिए भ्रंश नति या डिप होता क्या है, जैसे यह एक दीवार है, ठीक है, मतलब एक चट्टान है, दूसरा यह चट्टान है, ठीक है। अब देखिए अगर हम देख रहे हैं यह चट्टान इस चट्टान से भिड़ रही है, इसको अगर यह डायग्राम ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे देख लीजिए कि अगर यह समझ में आ रहा होगा, यह है मान लीजिए ए, यह है बी, ठीक है। अब देखिए एक भाग एक खंड उठा हुआ है किसके परिप्रेक्ष्य में, इसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, बी के परिप्रेक्ष्य में। अब यह जब उठा हुआ भाग है तो भ्रंश कहाँ बना, ये जो ये बना, यही है भ्रंश। अब भ्रंश की नति क्या कहलाती है, ये जो ढलान है इसी को कहते हैं भ्रंश की नति। अब देखिए नति पर अभी और हम बताएंगे, ठीक है। ये तो पहले ये समझ लीजिए जो तल होता है, ठीक है, जो तल होता है जमीनी क्षैतिज तल, उसके और भ्रंश की ढलान में जो कोण बनता है उसी को भ्रंश की नति कहा जाता है, ठीक है। देखिए भ्रंश की नति हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर मान लीजिए ये भ्रंश है, ठीक है, ये भ्रंश है। अब भ्रंश का जो ढलान है, ठीक है, जो ढलान है उसके और पृथ्वी के मतलब सपाट क्षैतिज तल के मध्य जो कोण बनेगा उसी को क्या कहते हैं, भ्रंश की नति। मतलब जो ढलान बनेगा भ्रंश का, उसके और पृथ्वी के बीच में जो भी कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं, भ्रंश की नति, ठीक है। देखिए धीरे धीरे देखते रहिए, लास्ट तक अभी सब कुछ समझ में, हो सकता है भ्रंश का तल ही ना समझ में आया हो आपके, हो सकता है भ्रंश की नति ही ना समझ में आया होगा आपको, तो लेकिन 11 तक पहुँचते पहुँचते सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। अभी बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए भित्त शीर्ष अगर हम देखते हैं, भित्त शीर्ष होता क्या है, हैंगिंग वॉल, ठीक है।
हैंगिंग वॉल, यह भ्रंश के सब पार्ट हैं एक छोटे छोटे। अब देखिए हैंगिंग वॉल होता क्या है, एक है चट्टान, ठीक है, ये दूसरी चट्टान है, ठीक है। अब यहीं से ब्रेक हुआ है, भ्रंश तल ये है, ठीक है। भ्रंश तल ये जब ये है तो होता क्या है इसमें कि अगर मान लीजिए यह क्या है, फुट वॉल, और यह क्या है, हैंगिंग वॉल। यह है फुट वॉल, यह है हैंगिंग वॉल। अब फुट वॉल और हैंगिंग वॉल में आप अंतर क्या समझेंगे, मतलब भ्रंश, शीर्ष भ्रंश और पाद भ्रंश, ठीक है, फुट वॉल और हैंगिंग वॉल। अब इसमें आपको समझना ये होगा, हमेशा के लिए समझ लीजिए कि फुट वॉल होता क्या है और हैंगिंग वॉल होता क्या है। देखिए फुट वॉल वो होगा जो कि जहां के शीर्ष पर आप देखेंगे तो आपको ढलान मिलेगा, वो हमेशा क्या होगा, फुट वॉल होगा, ठीक है। और यह हैंगिंग वॉल ये होगा जहाँ के शीर्ष से अगर आप देखेंगे तो आपको ढलान नहीं, सीधा खाई मिलेगी। एक एक पार्ट को अगर हम निकाल के देखते हैं, देखिए अगर जो टूटा हुआ एक खंड है, मान लीजिए ए, ये है बी, ठीक है, ए के शीर्ष से अगर इधर मतलब जहाँ से टूटा है, ठीक है, देखिए जहाँ से टूटा है वहाँ से अगर आप खड़े होकर देखेंगे, तब अगर हम यहाँ से खड़े होकर के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ढलान मिलता है कि नहीं, ढलान मिला। अब यह क्या हो गया, एक जूते का आकार हो गया इसका, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फुट वॉल, ठीक है, इसे फुट वॉल कहेंगे। अब देखिए दूसरा खंड कौन सा है, बी। अब यह टूटा कहाँ से है, यहाँ से, तो अगर हम यहाँ खड़े होकर के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एकदम जमीन, हमें एक खाई मिलती है। जहाँ पर खाई मिलेगी वह लटकती हुई दीवार उसे कहेंगे, और जहाँ पर खाई नहीं मिलेगी उसे कहेंगे पाद भित्ति, ठीक है, पाद भित्ति या फुट वॉल। तो हैंगिंग वॉल और फुट वॉल में अंतर आ गया। देखिए होता क्या है, हमेशा के लिए फुट वॉल जो होता है वह स्थिर रहता है, लेकिन अप डाउन जो भी दीवार करती है अप डाउन में, वह क्या है, वह हैंगिंग वॉल है, ठीक है। हैंगिंग वॉल ही हमेशा क्या करती है, अप डाउन, इधर उधर, मतलब यह जो विस्थापित हो रहे हैं इसी की वजह से तो भ्रंश बन रहा है। लेकिन हमेशा विस्थापित कौन सा वॉल होगा, हमेशा हैंगिंग वॉल होगा, ना कि फुट वॉल होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और दिखाते हैं। यह जो बी है यह नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये देखिए, यह ऊपर की तरफ खसक भी सकता है। कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यह ऐसे हो जाए, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाए, और हमारी पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति अगर देख रहा है तो यह ऊपर की तरफ एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर हमें सामने से दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, यह हैंगिंग वॉल, मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अगर व्यक्ति कूदेगा तो डायरेक्ट जमीन पे आएगा, लेकिन अगर यहाँ से व्यक्ति कूदेगा तो यहाँ पर स्लोप के तरीके से आएगा। कहने का मतलब हमेशा अगर फुट वॉल से कूदा जाए तो वह क्या होगा, स्लोप मिलेगा, और हैंगिंग वॉल से कूदा जाए तो वहाँ पर क्या हो गया, जान चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हैंगिंग वॉल और फुट वॉल आप समझ गए होंगे। होता क्या है कि यह चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन फुट वॉल यही होगा, और यह क्या होगा, हैंगिंग वॉल चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन यही हैंगिंग वॉल रहेगा, ठीक है। हमेशा मूवमेंट हैंगिंग वॉल ही करेगा, फुट वॉल
हमेशा मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, यह ऊपर भी जा सकता है, ऊपर अलग अस्त्राकृतियाँ बना सकता है और नीचे जाता है अलग अस्त्राकृतियाँ बना सकता है। देखिए यही सब होंगे, अभी जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो यही सब मूवमेंट होंगे। कभी ये ऊपर रहेगा, कभी ये ऊपर रहेगा तो उसको दूसरा भ्रंश कहेंगे, कभी ये ऊपर रहेगा तो उसको दूसरा भ्रंश कहेंगे। कहने का मतलब अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो उसके प्रकार में आपको दिक्कतें नहीं होने वाली है, ना ही उसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, बस यही समझते रहिए। तल क्या है, जहाँ से अलग हुए ये सब, ठीक है, वह लकीर वहीं से अलग होते हैं। भ्रंश तल हाँ कभी कभी ऊर्ध्वा भी रह सकता है और यह क्षैतिज भी रह सकता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जब रहेगा तो यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे और जब क्षैतिज रहेगा तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगर ये है तो यहाँ पर क्या हुआ, एक दीवार ये है तो यहाँ से हो जाएगा खिसकना, ये क्षैतिज भी हो सकता है। अभी क्या है, अभी लंबवत है मतलब ऊर्ध्वाधर है। तो देखिए यही सब होगा, कहीं अभी आगे जब हम पढ़ेंगे प्रकार तो यही सब होगा जो अलग अलग तरीके से भ्रंश का नाम दे दिया जाता है। सब उसी को पढ़ लेते हैं बस हो जाता है। लेकिन ये सब क्या है जो हम बता रहे हैं, ये सब अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आप अपने आप समझ लेंगे कि ये कौन सा भ्रंश है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्क्षेपित खंड मतलब अपथ्रोन साइट। अपथ्रोन साइट क्या होता है हमेशा समझ लीजिएगा। देखिए अपथ्रोन साइट क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये और ये अपथ्रोन साइड हो गया, ये डाउन थ्रोन साइड हो गया। सिंपल सी बात, और उसमें कुछ नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा इसका ये अपथ्रोन साइड और इसके नीचे डाउन थ्रोन साइड, मतलब उत्पेचित खंड और यहाँ अधा छेपित खंड। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई, समझ में आया। देखिए भ्रंश यही है, भ्रंश के ऊपरी वाले भाग को उत्क्षेपित खंड और इसको क्या कहेंगे, अधा छेपित खंड जो नीचे है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब क्या है, अगर हैंगिंग वॉल ऊपर है तो ये हो जाएगा उत्क्षेपित खंड और यह हो जाएगा अधा छेपित खंड। लेकिन अगर अभी ये नीचे है तो ये इसमें देख लीजिए, इसमें उत्क्षेपित ये है, अधा छेपित ये है, इसमें उत्क्षेपित ये है, अधा छेपित ये। भले भी सेम हो दोनों, एक ही भ्रंश हो, लेकिन जो ऊपर रहेगा उसे उत्क्षेपित कहेंगे, जो नीचे रहेगा उसे अधक्षेपित कहेंगे। ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन हैंगिंग वॉल और फुट वॉल में क्या है, यही हैंगिंग वॉल रहेगा। कहने का मतलब जो जूते नुमा रहेगा हमेशा, ठीक है, वो क्या रहेगा हमेशा, फुट वॉल, मतलब ये जूते टाइप का है ये, और जो ऐसा रहेगा जहाँ से गिर के लटका जा सके वहाँ से क्या रहेगा, हैंगिंग वॉल। हैंगिंग मतलब लटकना, ये कूदेगा तो यहीं पकड़ के लटक जाएगा, लेकिन यहाँ दीवार इसको नहीं मिलेगी पैर का सहारा। लेकिन ये क्या है, कूदेगा तो यहाँ सहारा मिल जाएगा, मतलब सरकते हुए चला आएगा, मतलब जूते का आकार का फुट वॉल। और ये हैंगिंग मतलब यहाँ से कूदेगा लटक जाएगा। तो इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, हैंगिंग वॉल चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, यहाँ उत्क्षेपित और अधक्षेपित अपने हिसाब से होगा। उसको कभी बी को भी मतलब हैंगिंग वॉल को भी हम बना सकते हैं उत्क्षेपित, और कभी भी हम फुटबॉल को भी बना सकते हैं उत्क्षेपित। ये दोनों अंतर आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। थ्रो मतलब थ्रो क्या होता है। अब इसको इस प्रकार हम समझेंगे। अगर हम देखते हैं, अब यहाँ पर जो रेखा रहेगी, कहने का मतलब यह यहाँ से लेकर के एक सीधी रेखा, यह भूखंड भले भी यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जो इसका मिलन बिंदु है वह क्षैतिज तल को जब हम मिलाएंगे तो वह जो रेखा बनेगी उसे थ्रो कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, यह भूखंड बी वाला का हिस्सा कहाँ है, यहाँ तक है, और ए वाले का हिस्सा कहाँ तक है, यहीं तक है। भले भी जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो ए वाले का हिस्सा मिलता जा रहा है यहाँ तक, मतलब ए वाला अगर यहाँ है तो ए वाला यहाँ भी तो है, ठीक है, लेकिन बी अगर यहाँ है तो बी वाला यहाँ भी तो है। कहने का मतलब ए यहाँ नहीं है, ना कि बी है, बी भी इधर है, लेकिन ए यहाँ है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो बी वाले का हिस्सा इसके अंदर समाहित होता नजर आएगा, और नीचे अगर देखेंगे तो ए वाले का हिस्सा समाहित होता बी में नजर आएगा। तो होगा क्या कि ऊपर वाले से अगर हम इसको मिला देते हैं यहाँ पर, तो इसको क्या कहेंगे, थ्रो, ठीक है, इसको थ्रो लाइन कहेंगे।
ठीक है। अब थ्रो लाइन बनते ही कुछ चीज़ें और भी सामने आ जाती हैं। याद रखिएगा यह एक काल्पनिक रेखा होती है। थ्रो आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखते हैं स्लिप। स्लिप ये होता क्या है? देखिए स्लिप उसी को कहते हैं जब दो चट्टानें आपस में आखिरकार जब भ्रंश पैदा कर रही हैं तो खिसकेंगी ही। जब खिसकेंगे ही तो जो ये स्लिप करेंगी इसी को स्लिप तो कहेंगे। लेकिन इसमें देखिए हम पढ़ने योग्य बातें इसमें क्या है, जानने योग्य बातें क्या हैं, हमारे समझने योग्य बातें क्या हैं इसमें स्लिप में, उसको देखते हैं। देखिए एक चट्टान है मान लीजिए। अब यह चट्टान अगर यहाँ से ब्रेक होने वाली है, ठीक है, अगर एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, इसका एक बिंदु यहाँ, मतलब ए का एक बिंदु यहाँ है, बी का एक बिंदु यहाँ है। अब देखिए अगर यहाँ से ब्रेक हुआ, यह ब्रेक हुआ तो कोई भी एक पार्ट खिसकेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। अब देखिए अगर यह स्थिति यहाँ पर बनाते हैं तो हम यह पाते हैं, ठीक है, ये खिसक गया। तो इसका जो ये बिंदु हम रखे थे और इसका जो बिंदु रखे थे, ठीक है, ये क्या हो गए? पहले यहाँ थे एकदम से, अब जब खिसक गए तो ये बिंदु यहाँ चलाया, यहाँ चलाया। यही खिसकना, ठीक है, इसी स्लिप को ही स्लिप, इसी खिसकने को ही स्लिप कहते हैं, ठीक है। जो ये यहाँ बिंदु पहले तो एकदम यहाँ था, लेकिन जो ये स्लिप किया, स्लिप कहने का मतलब यह जो प्रदर्शित कर रहा है तो इसके स्लिपनेस को प्रदर्शित कर रहा है, जो ये फिसला हुआ है, ठीक है। इसी फिसलन को क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। आपको यह बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम देखते हैं शिफ्ट क्या होता है। शिफ्ट 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 बेसिकली अगर हम समझते हैं कि ये अगर दो पार्ट हुए, भूखंड के दो पार्ट हुए, ए बी, यहां से ब्रेक हुए, अगर यह टेंशन फोर्स है, मतलब संपीड़नात्मक अगर बल है, तो क्या होगा? दोनों अलग होंगे और संपूर्ण हिस्से का जो अलगाव होता है, जो एक दूसरे से, मान लीजिए अभी यहां है, कुछ दिन बाद यहां, तो जो अलगाव होता है वो संपूर्ण भाग एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शिफ्ट। जैसे कोई अपने घर से शिफ्ट कर जाता है दूसरी जगह पर, वही है कि टोटली भाग। यहाँ पर क्या था? स्लिप था, जो स्लिप कर रहा था, तो उसकी पहचान क्या थी? एक एक बिंदु अगर दूसरे स्थान पर लगा दिए गए एक दूसरे स्थान पर, तो वह यह बताया कि अब यह इससे इतना दूर जा चुका है। लेकिन इसमें क्या है कि यह शिफ्ट हो रहा है, क्षैतिज तल के अकॉर्डिंग यह शिफ्ट हो रहा है पूरी तरीके से, यह भाग इधर, यह भाग इधर। इसी को कहते हैं शिफ्ट, ठीक है। देखते हैं हेज क्या होता है। हेज बेसिकली होता क्या है कि अगर जैसे अभी हम बताए थे, यह पार्ट, मतलब इसको क्या कहेंगे? फुटवॉल, ठीक है, फुटवॉल हो गया। अगर यहाँ पर दूसरा भूखंड हैंगिंग वॉल, यह दोनों क्या है? यहाँ पर दरार बनी है, ठीक है, और भ्रंश तल यह है जहाँ से यह अलग होने वाला है। तो अब होगा क्या? हेज को जैसे हम देखते हैं तो यह क्या है? अभी आपको बताए थे थ्रो, ठीक है, थ्रो है। अब यह थ्रो जो है, थ्रो और भ्रंश तल के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे? हेज, ठीक है, हेज। और इसी वक्त अगर हम देखते हैं यह क्या है? भ्रंश तल और क्षैतिज तल के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे? नति, भ्रंश की नति। अब इसको दो तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। इस थ्रो और भ्रंश तल के मध्य में जो कोण बनेगा इसी को हेज कहेंगे। और यह क्या हो गया? नति हो गया, ठीक है। नति को हम यहां भी देख सकते हैं इस प्रकार से, यह भी तो नति होगा, मतलब क्षैतिज तल और ऊपर जो शीर्ष है वो भी तो क्षैतिज है, उसके बीच में चाहे देख लीजिए, चाहे इसके विपरीत वाली स्थिति में देख लीजिए, ये भी तो नति होगा। क्षैतिज तल और इसके ढलान के मध्य में, कहने का मतलब क्या है? यह नति क्या कहलाता है? यह क्षैतिज तल और भ्रंश की नति के बीच में जो कोण बना है उसको प्रदर्शित करता है, इसके ढलान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आप अभी देख
चुके हैं भ्रंश नति में। हम बताए थे कि यह जो भ्रंश का ढलान होता है वह और पृथ्वी के जो क्षैतिज तल होता है उसके मध्य में जो कोण बनता है वह इसके ढलान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हेज तो आप समझ गए, थ्रो और इसके भ्रंश तल के मध्य में जो कोण बनता है उसको हेज कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भ्रंश कगार। ठीक है, भ्रंश कगार को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। देखिए होता क्या है, यह जो ऊपरी भाग होता है, मतलब यह एक भूखंड है, मान लीजिए ए और यह बी है। ठीक है, अब यह यहाँ से ढलान है। ठीक है, अगर इसको ऐसे तरीके से देखते हैं, अगर मान लीजिए एक ये है, दूसरा यह भूखंड है। अब देखिए जो यह भूखंड है यहाँ से अगर कोई व्यक्ति सरकता है तो यह आता है ना, तो यही जो है इसका सबसे ऊपरी भाग और इस बी वाले का सबसे ऊपरी भाग, यही बिंदु जो मिलाता है एक दूसरे को, यह कगार, भ्रंश कगार कहलाता है। कहने का मतलब किनारा, भ्रंश का किनारा। अगर हम इस प्रकार देखते हैं कि एक चट्टान है, इसके नीचे दूसरी चट्टान है। ठीक है, अब यह चट्टान इस तरीके से है और यह चट्टान भी इस तरीके से है। कहने का मतलब जब आगे से हम देखते हैं तो यह जो इसका ऊंचाई वाला भाग ये है और इसका ये है, इसके बीच में जो कगार बन रहा है, कगार मीन्स अंत। ठीक है, इसका अंत, यह कुछ मीटर से लेकर के, कहने का मतलब इस पर प्रभाव पानी का भी पड़ सकता है, इस पर प्रभाव हिम का भी पड़ सकता है, इस पर प्रभाव वर्षा का भी पड़ सकता है, इस पर प्रभाव पवन का भी पड़ सकता है। तो यह कटते छटते रहते हैं, कगार हमेशा कटते छटते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक भी इसकी लंबाई हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं भ्रंश कगार हो गया मतलब फॉल्ट स्कार। ठीक है, हेज हो गया, शिफ्ट हो गया, स्लिप हो गया, थ्रो हो गया, अधक्षेपित खंड, उत्क्षेपित खंड, पाद भित्ति, शीर्ष भित्ति, भ्रंश नति, भ्रंश तल। ठीक है, इतनी चीजें भ्रंश की हो गई। भ्रंश को एक बार और थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये है एक भूखंड, ये है दूसरा भूखंड। ठीक है, यहां से जो लाइन अलग कर रही है वह भ्रंश तल है जो दोनों को अलग कर रही है। अगर यह है, ठीक है, यह भ्रंश की ढाल है, इसको फुटवॉल भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर यह दूसरा भूखंड है तो यह हैंगिंग वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह फुटवॉल या हैंगिंग वॉल के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए यहाँ ढलान है ना, यह और यह नति है जो कि ढलान और क्षैतिज तल के बीच में कोण को प्रदर्शित कर रहा है कि कितने ऊंचाई पर इसकी ढलान है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट क्या है, उत्क्षेपित खंड। अगर यह पॉइंट क्या हो गया, यहां तक आ गया तो क्या हुआ, इसको उत्क्षेपित खंड, और यह क्या हो जाएगा, अधक्षेपित खंड। यह भी प्रदर्शित हो जा रहा है इसमें से। थ्रो क्या है, जो ये है इसके मध्य से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, काल्पनिक रेखा जो कि इसके अंदर जो प्रवेश कर दिया उसको नहीं, यह जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या कहेंगे, थ्रो कहेंगे। ठीक है, थ्रो हो गया। स्लिप क्या है, अगर दो पार्ट हुए, एक का बिंदु यहाँ एक का बिंदु यहाँ, बीच में ब्रेक हुए, ठीक है, और कुछ दिन बाद अगर यह पार्ट खिसक कर यहाँ तक आ गया तो क्या होगा, यह बिंदु यहाँ आ जाएगा, इसी को स्लिप कहते हैं। कितनी दूर तक यह स्लिप किया। उसके बाद शिफ्ट। शिफ्ट तो मतलब अगर दो भूखंड हैं, एक भूखंड दूसरे भूखंड से दूर चला गया तो उसी को शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, हेज क्या है, हेज तो आप समझ ही गए होंगे कि जब थ्रो और भ्रंश तल के बीच में जो कोण प्रदर्शित होता है उसको क्या कहेंगे, हेज। कहने का मतलब यह थ्रो है और यह भ्रंश तल है, इसके मध्य में जो कोण है उसको क्या कहेंगे, हेज। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, नति। मतलब कि भ्रंश तल, अब चाहे इसको ले लीजिए चाहे नीचे ले लीजिए, इसको भी नति कहेंगे। कहने का मतलब जो कोण नीचे बनेगा वही कोण तो ऊपर बनेगा, क्योंकि दोनों लकीरें सीधी हैं, ऊपर भी सीधी है, वह भी क्षैतिज है, नीचे भी क्षैतिज है। इस कारण से यह नति भी इसको प्रदर्शित करेगी। लेकिन यह जो है, यह पार्ट, यह है हेज, जो कि काल्पनिक रेखा से अपना कोण को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं।
भ्रंश कगार, भ्रंश कगार क्या है? कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक के बीच कि जो लकीर है, कहने का मतलब भ्रंश को जो ढलान है और किनारे किनारे जो दीवारें खड़ी होती हैं उसी को भ्रंश कगार कहेंगे। यह लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, यह परिवर्तित होती रहती है। हमारे बेदरिंग अपक्षय अनाच्छादन के द्वारा यह परिवर्तित होती रहती है। देखिए यह परिवर्तित होती रहती है हमारे मौसम, ठीक है, कुल मिलाकर अनाच्छादन के द्वारा यह परिवर्तित होती रहती है। यहाँ पर घिसते पिसते पानी और पवन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम कल देखते हैं भ्रंश मतलब फॉल्ट। यह सारी चीज़ें जितना हम आपको बताएं, कहीं पर अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम दोबारा बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं कल इसके आगे इसी ही चैप्टर में, इसके प्रकार को लेकर के, मतलब भ्रंश के प्रकार को लेकर के। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।